नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। हमारे समाज में पैसा कमाने को अत्यधिक महत्व दिया गया है। समाज क्यों, जीवन में भी। क्या आप और मैं बिना पैसा कमाए जीवन की कल्पना कर सकते हैं? हरगिज नहीं। यही बात मेरे मित्र को खाई जा रही थी और वो अपने बेटे को बचपन से ही पैसे का महत्व और कमाने का महत्व समझाना चाहता था। उसने एक दिन अपने बच्चे को बुलाया जब उसकी कॉपी खत्म हो गई थी और बच्चा चाहता था नई कॉपी खरीदने के लिए। वो उसे 10 रुपए देता है और कहता है, जा बाजार से कॉपी ले आ। 2-3 घंटे भटकने के बाद बच्चा वापस आता है, थोड़ा निराश है, थोड़ा क्रोधित है, तेज आवाज में बोलता है, 10 रुपए के नोट को नीचे टेबल पर फेंकता है और कहता है, पापा 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 10 रुपए में कुछ नहीं आता है। क्या आप बच्चे की बात से सहमत है? जी हाँ, 10 रुपए में कुछ नहीं आता है। एक कॉपी खरीदने के लिए 40-50 रुपए तो चाहिए। वो बच्चा कॉपी नहीं खरीद पाया। और जैसे ही बच्चे ने कहा, पापा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके पापा ने एक दूसरी बात कही, बेटा एक काम कर, मैं तुझे 1 सप्ताह का 7 दिन का वक्त देता हूं, ये 10 रुपया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तू कमा के ला। शर्त मेरी ये है, भीख नहीं मांगेगा, किसी से पैसे नहीं मांगेगा, माँ से नहीं मांगेगा, चाचा से नहीं मांगेगा, दादा दादी नाना नानी किसी बड़े से नहीं मांगेगा, पड़ोसी से नहीं मांगेगा, स्वयं मेहनत करके 10 रुपया कमा के लाएगा। तो पैसा कमाना इतना मुश्किल काम है। वो बच्चा, छठी कक्षा का बच्चा, टुकुर टुकुर पिता को देखता है, उसको समझ में नहीं आता है पैसा कैसे कमा के लाए। मेरे मित्र का प्रयोग यहाँ खत्म हो जाता है, मेरा प्रयोग यहाँ से आगे बढ़ता है। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मजेदार बात कहना चाहता हूँ, राज की बात कहना चाहता हूँ। बड़ी ही उत्तम बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। खुद ही कह रहा हूं कि उत्तम बात है, बताइए, अपनी ही बात कह रहा हूं और खुद ही कह रहा हूं कि उत्तम बात है, क्योंकि जो कहने जा रहा हूं हम इस दृष्टि से सोचते नहीं हैं। उसी छठी कक्षा के बच्चे को मैं बुलाता हूं और कहता हूं, बेटा तुझे कभी कभी कुछ पैसे गिफ्ट में मिलते हैं? कि हाँ हाँ अंकल, मुझे कभी दादा से मिलते हैं, कभी दादी से मिलते हैं, कभी पापा देते हैं, कभी मम्मी पॉकेट मनी देती है, बड़ा भैया भी मुझे कभी कभी मदद कर देता है, अंकल आते हैं तो मुझे पैसा देता है, होली दिवाली में मुझे पैसा मिलता है, हर महीने मुझे पैसा मिलता है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं अभी? कि हाँ अंकल मेरे पास हैं। कितने पैसे होंगे? 800-900 रुपए के आसपास है। ये 800-900 रुपए लेके जाओ, बैंक के अंदर बैंक अकाउंट खोलो और वहां जमा कर दो। 1 महीने के बाद तुम्हारे खाते में 5 रुपए होंगे और 2 महीने के बाद तुम्हारे खाते में 10 रुपए होंगे। बताइए, क्या इस तरह से पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। दोस्तों, मजेदार बात यह है, पैसा कमाने से पैसा बनाना कहीं आसान है। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से जुड़िए, पैसा बनाना बहुत आसान है। अगर आप पैसा बनाना सीख गए तो पैसा कमाने की चिंता खत्म हो जाएगी। और जो पैसा कमाने की चिंता नहीं करता है, फिर वो अपने समय का मालिक होता है, और जो समय का मालिक होता है वही जीवन का आनंद भोगता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। बहुत मेहनत करता हूं वीडियोस बनाने के लिए। एक आपसे इल्तजा है, एक निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा मार्गदर्शन करता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ इक्विटी समझने के लिए। दोस्तों, इतिहास हमें इस बात की गवाही देता है कि मानव सदैव ज्यादा से ज्यादा धन बनाने और धन बनाने की आकांक्षा रखता है और मेहनत भी करता है। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ, आर्थिक इतिहास पढ़ता हूँ, तो सर्वाधिक पैसा पिछले 400 सालों में बना है। उसके पहले की दुनिया में पैसा बनता था, शने शने बनता था, धीमे धीमे बनता था। पैसा कैसे बनता है आप सभी जानते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम है। आपकी जो आमदनी है वो किसी न किसी का खर्चा है। खर्चा पहले होता है तो आमदनी पीछे होती है। अगर आपकी आमदनी हुई है, मतलब आपके खाते में पैसा आया है, तो आपके खाते में पैसा इसलिए आया है क्योंकि किसी खाते से पहले निकला है। तो खर्चा समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल, ये कभी और हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि 400 साल पहले दुनिया में बहुत तेज गति से पैसा बनने लगा, और ये वो समय था जब लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, देश से बाहर निकल के व्यापार का विस्तार किया। और जब व्यापार का विस्तार किया तो समुद्री मार्ग का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और यूरोप से बड़े बड़े व्यापारिक जहाज समुद्र के रास्ते दुनिया की तरफ निकलते हैं। वो दुनिया के नए रास्तों को खोजते हैं, और इस तरह से यूरोप का हर देश संघर्ष करने लगा कि मैं ज्यादा पैसा कैसे बनाऊं। उन्होंने एक चीज देखी कि जब वो यूरोप से सामान लेके निकलते हैं और एशिया आते हैं, अफ्रीका आते हैं, और वहां से मसाले खरीदते हैं, यहाँ का उत्पादन खरीदते हैं और पुनः यूरोप में जाके बेचते हैं, तो उनको 30 से 35 गुना मुनाफा होता है एक ही चक्कर में
1 रुपया बढ़ के 30-35 रुपया बन जाता है और इतनी ज्यादा कमाई और किसी चीज में नहीं होती है। लेकिन एक मुश्किल थी। उस जमाने में हमारा आविष्कार बहुत ज्यादा नहीं हुए थे, मानव की क्षमता सीमित थी, वो समुद्र से संघर्ष ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता था, दूरियां बहुत लंबी थी, जहाज बहुत बड़े नहीं होते थे, जहाज क्षमतावान भी नहीं होते थे, तूफान में घिर जाते थे, कंपास नहीं हुआ करता था, दिशा ज्ञान नहीं समझ में आता था और समुद्र के थपोड़े में बहुत बार दुर्घटनाएं होती थी जिसमें लोग हलाक हो जाया करते थे। तो ये बहुत खर्चीला हुआ करता था और बहुत सा जान माल की हानि भी हुआ करती थी। और जब भी यात्रा पे कोई जहाज निकलता था तो उसमें बहुत से लोग होते थे। ये लोग साहसी थे जो मरने से डरते नहीं थे और इनमें ज्यादा पैसा बनाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा भी हुआ करती थी। लेकिन जहाज बनाने में, इतने लोगों को आमदनी देने में, इतने लोगों को तनख्वाहें देने में, जो सामान लेके जा रहे हैं उसको देने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती थी और इसके लिए व्यापारी राजा से मदद मांगा करता था। राजा एक बड़ा हिस्सा स्वयं के लिए रखता था और तब जाके यात्रा शुरू होती थी। लेकिन धीमे धीमे जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और हर देश आगे आया तो उनको लगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, राजा भी ज्यादा पैसा दे नहीं पा रहा है। तो एक नीदरलैंड में घटना घटती है, हॉलैंड में घटना घटती है। घटना क्या है? 1602 की है। एक व्यापारी जब अपनी जहाज की यात्रा करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो राजा से पैसा नहीं मांगता है, आम जनता से पैसा मांगता है और आम जनता से कहता है कि जब मैं लौट के आऊंगा, मुझे लौट के आने में 2-3 साल लगेंगे, पर इतने में आपका इतना पैसा 30-35 गुना, 40 गुना पैसा बन जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1.5-2 साल के अंदर यात्रा को खत्म करूं और 1.5-2 साल के अंदर आपका पैसा 30-35 गुना बढ़ जाएगा। आप मुझे पैसा दीजिए, जितना आप पैसा देंगे उतनी हिस्सेदारी आपकी मेरे इस यात्रा में होगी। बात समझ में आई दोस्तों? 1602 इक्विटी का आविष्कार होता है और उसके बाद में इक्विटी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। इक्विटीज मतलब है हमारे उद्योग में, हमारे व्यापार में, हमारे काम करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी, ओनरशिप। तो जितनी भी मानव प्रगति है उसकी ओनरशिप इक्विटी से होती है। 1602 के बाद इक्विटी दुनिया के अंदर आई और लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और आप जानते हैं इक्विटी ही वो एसेट है जो सर्वाधिक धन बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है। हमने अन्यत्र बात की है कि पैसा वैल्यू एडिशन से बनता है। मैं आपको जरूर उस पुराने वीडियो का लिंक दूंगा। अब ये इक्विटीज क्या है, किस तरह से आई, ये तो हमें बात समझ में आई, पर इसमें निवेश कैसे करना है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका चरित्र क्या है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और क्यों ज्यादातर लोग यहां पैसा नहीं बना पाते हैं, इसको हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जो पैसा इक्विटीज में बन सकता है वो पैसा किसी चीज में नहीं बन सकता है। जिस तरह से यातायात के साधन में सर्वाधिक गति वायुयान की होती है, वैसे ही निवेश में सर्वाधिक रिटर्न देने की जो गति है वो इक्विटीज में होती है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। और इस चार्ट कब का है? ये चार्ट है मार्च 2020 का। आप पूछेंगे मार्च 2020 का क्यों? हम 2026 में हैं, आप 2020 का चार्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि 2020 मार्च के अंदर हमारा जो बाजार है वो 35-40% गिर गया था। गिरने के बाद भी अगर मैं पिछले 40 साल के इतिहास की बात करूं, हमारे यहाँ इक्विटी सेंसेक्स 1979 में शुरू हो गया था, तो 1979 से लेकर 2020 के 40 सालों की मैं बात करूं तो जो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है आपके पैसे की इक्विटीज के अंदर, वो करीब करीब 16% के आसपास है। दूसरे नंबर पे सोना है जहां 10.5% का आपको रिटर्न आया है। तीसरे नंबर पे FDs है जहां पर आपको 8% का रिटर्न मिला है और महंगाई आपकी 7% से बढ़ी है। तो महंगाई को हरा के अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो हमारा इतिहास इस बात का साक्ष्य देता है, गवाही देता है कि इक्विटी इससे बेहतर कुछ नहीं है। और इसीलिए बहुत विस्तार से आज मैं आपके साथ इक्विटीज के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आपको एक होमवर्क देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार है कि इक्विटीज तो जुआ है, इक्विटीज ऊपर नीचे होता है, इक्विटीज में पैसे डूब जाया करते हैं, व्यापारी डूब जाया करते हैं। मैं अपने जीवन में कई व्यापारियों को जानता हूं जिनको नुकसान हुआ है, सदा के लिए व्यापार में घाटा हो गया है। तो मैं आपको एक मजेदार बात कहना चाहता हूं। मैं आपको 10 कंपनियों के नाम बताऊंगा जहां पर कि पैसा डूब गया है। एमटेक ऑटो, सिल्वर लाइन, पेंटा मीडिया, सत्यम, न जाने कितनी कंपनियां हैं, DSQ सॉफ्टवेयर, न जाने कितनी कंपनियां, DHFL अगर मैं आपका नाम लेता हूं, दुनिया की बात करता हूं तो लेमन ब्रदर्स, वाशिंगटन म्यूचुअल, न जाने कितनी कंपनियां हैं।
बहुत सी कंपनियां हैं जिनका मैं आपको नाम दे सकता हूं, जहां पर अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, इक्विटीज में निवेश किया है, तो आपका पैसा शून्य हो गया है। लेकिन होमवर्क मेरा आपको क्या है, मैंने आपको स्टॉक्स के नाम बताए हैं, पर इन्हीं स्टॉक्स में जिनका मैंने नाम लिया है, म्यूचुअल फंड्स ने कभी न कभी निवेश जरूर किया है। होमवर्क आपका यह है कि आपको मुझे बताना है कि पिछले 40 सालों में, पिछले 30 सालों में, पिछले 20 सालों में, पिछले 15 सालों में कितने म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो डूब गए हैं और पैसा शून्य हो गया है। जी हाँ, कमेंट पे नाम जरूर बताइएगा। एक दूसरा होमवर्क देता हूं, इक्विटी समझने से पहले कि सेंसेक्स कितना बढ़ता है, निफ्टी कितना बढ़ता है, इसको समझने से पहले आपको एक दूसरा होमवर्क देता हूं। नाम लिखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, लार्सन एंड टुब्रो, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी, जो भी कंपनी आपको याद आती है, भारतीय एयरटेल, इन कंपनियों का 25 साल पहले साल का मुनाफा कितना था और आज साल का मुनाफा कितना है। ये दो बातें समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें इक्विटीज समझ में आएगी। नहीं तो हम इक्विटीज के वो निवेशक नहीं बनेंगे जिसके अंदर कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात आगे सुने, इसके पहले आप स्वयं को पहचान लीजिए। और आपको पहचानने के लिए एक शर्त आपके सामने रखता हूं। कल्पना कीजिए कि आपको कोई कंपनी लगता है कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है, इस कंपनी का शेयर अगर मैं खरीद लूं तो जरूर पैसा बनाऊंगा। वो कंपनी कोई भी हो सकती है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, एलएनटी हो सकता है, आईटीसी हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो कंपनी हो सकती है। मुझे यकीन है कि ये कंपनी बड़ा अच्छा करेगी, उसका शेयर आप खरीद लेते हैं। अभी शेयर आपने खरीदा ही है, 10 लाख रुपए का शेयर खरीदा है, आपके खाते से पैसा निकल गया है और डीमेट में शेयर आ गया है। अगले दिन आपको सेबी से नोटिस आता है। कल्पना कीजिएगा, कल्पना कर रहा हूं, कुछ अन्यत्र मेरी बात को मत लीजिएगा। आपको सेबी से नोटिस आता है कि XYZ कंपनी जो आपने खरीदी है, इसका शेयर ट्रेडिंग 3 साल के लिए सस्पेंड हो रही है। कल से आपको 1 महीने का नोटिस है। 1 महीने के बाद ये कंपनी XYZ का शेयर जो आपने खरीदा है, 1 महीने तक इसकी ट्रेडिंग होगी। उसके बाद 3 साल के लिए ना आप इस शेयर को बेच पाएंगे, ना खरीद पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपने 10 लाख रुपए का XYZ शेयर खरीदा है, आपको यकीन है कि कंपनी का बिजनेस बड़ा अच्छा करेगा, आपको यकीन है कि मेरा पैसा बनेगा, आपने शेयर खरीद ला, पेमेंट हो गई और सेबी का नोटिस आपके पास में आता है और नोटिस ये कहता है कि 1 महीने के लिए ये कंपनी का ट्रेडिंग खुली है, आप अगले 1 महीने इस शेयर को खरीद सकते हैं, अगले 1 महीने इस शेयर को आप बेच सकते हैं जो आप खरीद चुके हैं। अगर आपने 1 महीने तक नहीं बेचा है, उसके बाद 3 साल तक के लिए इस शेयर को आप बेच नहीं पाएंगे। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? क्या आप शेयर को रखेंगे या शेयर को बेच देंगे? जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं, आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं कि आप इक्विटी स्पेकुलेटर हैं या ट्रेडर हैं। जब तक इस भेद को आप नहीं समझेंगे, मेरा वीडियो आपके लिए किसी काम का नहीं है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क जरूर कीजिएगा। एक बेहद मजेदार चीज आपसे कहता हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज से आप कुछ साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है, हमने पहिए का आविष्कार किया। किसी न किसी मानव ने पहिए का आविष्कार किया होगा। उसने पहिया बनाए, उसने 2 पहिया बनाया, एक्सल लगाया, उसके ऊपर लकड़ी का पट्टा रखा और उसको धक्का लगाया और कहा कि देखो ये गाड़ी है, इसका नाम गाड़ी है और ये आगे बढ़ती है, हमें पैदल चलने की जरूरत नहीं है, इस गाड़ी में बैठ के हम अपना दूरियां तय कर सकते हैं। जो दुनिया की पहली गाड़ी की कल्पना कीजिए। वो दुनिया की पहली गाड़ी जब बनी तो आप साक्षी थे, आप वहीं खड़े थे और जिसने गाड़ी बनाई उसने आपसे कहा कि देख मेरी गाड़ी कैसे सड़क पर चलती है, पगडंडी पर चलती है, जमीन पर चलती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जा। आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? आप जरूर बैठेंगे। आपको भी उत्सुकता होगी, अरे ये गाड़ी पहिए की मदद से आगे सरकती है। आपको जिज्ञासा होगी, आपको आनंद आएगा, आपको गाड़ी में बैठने की इच्छा होगी और आप गाड़ी पे बैठ जाएंगे। अब इसी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए दुनिया में पहला वायुयान बना, रॉबर्ट ब्रॉदर्स ने बनाया था, पहला हवाई जहाज बना और रॉबर्ट ने आपसे कहा देख मैंने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो जमीन पे नहीं सड़कती है, आसमान में उड़ती है, चल आजा बैठ जा, आसमान में उड़ते हैं। क्या आप बैठेंगे? आपको डर लगेगा, अगर ये गिर गई आसमान से तो मैं मर जाऊंगा। जमीन पे सरकने वाली गाड़ी पे आप बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा, पर आसमान में उड़ने वाली गाड़ी से आप डर जाएंगे। बताइए ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके मन में ये डर है कि गाड़ी गिर गई तो मैं मर जाऊंगा। और इस डर की वजह से आप जानते हैं क्या है, लोग वायुयान में आसानी से नहीं बैठ रहे थे। और जब वायुयान में लोग आसानी से नहीं बैठ रहे थे तो वायुयान बनाने वालों ने वायुयान को इतना सेफ बना दिया कि दुनिया में जितने भी यातायात के साधन हैं उनमें सबसे कम दुर्घटनाएं अगर होती हैं तो वायुयान में होती हैं।
सबसे ज्यादा सेफ वायुयान है। विमान सबसे ज्यादा सेफ सेफ मैं किस आधार पे कह रहा हूं? आंकड़ा यह कहता है, डेटा यह कहता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित वाहन अगर कोई है तो वो वायुयान है। पर हमें सबसे ज्यादा डर वायुयान में लगता है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा बनाना है, सबसे ज्यादा सेफ एसेट, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल एसेट, सबसे ज्यादा रिलायबल एसेट, सबसे ज्यादा भरोसेमंद एसेट अगर कोई है तो इक्विटीज है। तो दुर्भाग्य इसी इक्विटी में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। बचपन से आपने क्या देखा है बताइए? आपके मोहल्ले में, आपके शहर में व्यापार बढ़ा है कि कम हुआ है? कौन सा व्यापारी बढ़ा है, कौन सा व्यापारी डूब गया, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। एक समूह के रूप में सारे व्यापारियों को जोड़ दिया जाए। आपके बाजार में जो व्यापार होता है जब से आप पैदा हुए हैं कि वो बढ़ा है या कम हुआ है। हम अभी ये बात नहीं करेंगे ऐसा क्यों होता है, हम सिर्फ ये बात करेंगे ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर आप ये मानते हैं कि व्यापार बढ़ा है तो इसको बोलते हैं हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी में रहते हैं। जब हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी में रहते हैं तो व्यापार का विस्तार होता है। जब व्यापार का विस्तार होता है तो व्यापारी की बिक्री बढ़ती है। जब व्यापारी की बिक्री बढ़ती है तो व्यापारी का मुनाफा बढ़ता है। जब व्यापारी का मुनाफा बढ़ता है तो व्यापार जिसमें उसने पैसा लगाया है, जिसको आप इक्विटी कहते हैं, उसका वैल्यूएशन बढ़ता है। और जब उसका वैल्यूएशन बढ़ता है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है। और जो व्यापार में उसको मुनाफा हो रहा है वो डिविडेंड के रूप में स्वयं को वितरित करता है या दूसरे पार्टनर्स को वितरित करता है। तो डिविडेंड के रूप में वैल्यू बढ़ने की वजह से उसको खरीदने वाले जो कीमत अदा कर रहे हैं, इस रूप में शेयर्स में आपका रिटर्न मिलता है। तो शेयर्स पे रिटर्न तीन तरीके से आपको मिलता है। पहला, आपकी अर्निंग्स ग्रोथ होती है, अर्निंग्स में से आपको डिविडेंड दिया जाता है। तीसरा, अर्निंग्स ग्रोथ होने की वजह से, व्यापार का विस्तार होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है और इस रिटर्न को टोटल रिटर्न कहा जाता है। उम्मीद करता हूं इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है, आसानी से हमें बात समझ में आती है। लेकिन सवाल उठता है कि मैं जिस इक्विटी को खरीदता हूं उस तो मैं बाजार से खरीदता हूं, मैं सीधे जाके व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार थोड़ी शुरू करता हूं। किसी ने व्यापार शुरू किया है, वो इस व्यापार से बाहर आना चाहता है, वो अपने शेयर्स को बाजार में बेचना चाहता है और मैं बाजार में उसको खरीदता हूं। जब मैं उसको बाजार में खरीदता हूं तो कीमत अदा करता हूं। वो कीमत मैं क्या अदा करता हूं ये किस बात पे निर्भर करती है? ये मेरे मूड पे निर्भर करती है, ये आबो हवा पे निर्भर करती है, खबरें क्या आ रही है उस पर निर्भर करती है, ब्याज दरें क्या है उस पर निर्भर करती है, दुनिया के बारे में आपके क्या विचार है उस पर निर्भर करती है, भविष्य को लेकर आप क्या आकलन कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। इसको मूड कहते हैं, सेंटिमेंट कहते हैं और सेंटिमेंट को हम दर्शाते हैं प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन से। व्हाट इज प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन? जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक दुकान है, उस दुकान की 10 लाख रुपए की कमाई है, आप वो दुकान खरीदना चाहते हैं। बैंक में आपके पास 1 करोड़ रुपया रखा है और वो जो दुकान बिक रही है वो भी 1 करोड़ रुपए की है, आप खरीदना चाहते हैं। आपको लगता है कि मेरा पैसा जो बैंक में रखा है वो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए कमा के देता है, ये दुकान अगर मैं खरीद लेता हूं तो 10 लाख रुपए कमा सकता हूं, मुझे मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी, मुझे ये दुकान खरीद लेनी चाहिए। आपकी पत्नी आपको सावधान करती है, ये जो 5 लाख रुपए की कमाई है ये गारंटीड है, ये फिक्स्ड है, लेकिन दुकान की कमाई तो कम ज्यादा हो सकती है, क्यों पचड़े में पड़ते हो? तो आप कहते हो इस पचड़े के लिए ही तो मुझे दुगनी कमाई मिल रही है, तो इतना तो रिस्क हम ले ही सकते हैं दुगनी कमाई के लिए, मुझे ये दुकान खरीद लेने दो। और फिर आप अपनी पत्नी को समझाते हैं। एक और फायदा तो मैं बताता हूं कि ये जो पैसा 5% हमें मिल रहा है ये तो सदा 5% मिलता रहेगा, पर दुकान की कमाई अगर हम मेहनत करेंगे दुकान चल निकलेगी, व्यापार बढ़ता है, विस्तार लेता है। इस साल 10 लाख रुपए कमा रहा हो, अगले साल दुकान 11 लाख भी कमा सकती है, 4 साल में दुकान 20 लाख भी कमा सकती है, 30 साल में दुकान 50, 60, 70 लाख भी कमा सकती है। हमारी कमाई बढ़ सकती है। पत्नी आपकी बात से आश्वस्त हो जाती है और आपसे कहती है कि ठीक है आप दुकान खरीद लीजिए। अगले दिन आप दुकान खरीदने जाते हैं, पर उसी वक्त आपको बैंक से फोन आता है और बैंक वाला आपसे कहता है खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, हमने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, अब हम आपको ब्याज दरें 5% नहीं देंगे, अब हम आपको ब्याज दर 8% देंगे। अब आपको गारंटीड रिटर्न 8% मिल रहा है जो पहले 5% मिल रहा था। क्या अब भी आप दुकान खरीदना चाहेंगे? नहीं। अब आप दुकान तभी खरीदना चाहेंगे जब आपकी कमाई 10 लाख नहीं, आपकी कमाई 12 लाख या 15 लाख हो और उसके लिए दुकान की कीमत को कम होना होगा। जी हाँ, आपका सेंटीमेंट बिगड़ गया। अब आप 1 करोड़ रुपया देना नहीं चाहते हैं, आप कहेंगे मैं 80 लाख में दुकान खरीदने के लिए तैयार हूं। ये जो आपका मूड ऊपर नीचे हुआ है, दुकान की कमाई तो 10 लाख ही है, ये जो आपका मूड ऊपर नीचे हुआ है इसी को सेंटीमेंट कहते हैं और इस सेंटीमेंट को पी वैल्यूएशन कहते हैं।
जब आप 10 लाख रुपए की दुकान 1 करोड़ में खरीद रहे थे तो 1 करोड़ कीमत थी, 10 लाख कमाई थी। 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इस 10 को पी वैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही ब्याज दरें बढ़ गई और आप कहते हैं नहीं भैया मैं अब 1 करोड़ में दुकान नहीं कर दूंगा, 80 लाख में बेचते हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। अब आप कीमत को आंकते हैं 80 लाख रुपए। 80 लाख में दुकान की कमाई 10 लाख रुपए है। 80 लाख को 10 लाख से डिवाइड कीजिए, आएगा 8। अब आपका पी वैल्यूएशन 8 हो गया। मतलब आपका पी वैल्यूएशन 10 से गिर के 8 हो गया। जब पी वैल्यूएशन गिरता है तो हम कहते हैं हमारा सेंटीमेंट कमजोर है, और जब पी वैल्यूएशन बढ़ता है तो हम कहते हैं हमारा सेंटीमेंट मजबूत है। बस यही इक्विटीज है। इक्विटीज के अंदर जो उसका मार्केट का रिटर्न होता है, शेयर प्राइस जो बढ़ रही है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका सेंटीमेंट यानी कि पीई कैसा है और दुकान की कमाई मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसा है। अगर आप अर्निंग पर शेयर को पीई वैल्यूएशन से गुणा कर देंगे तो आपके सामने निफ्टी और सेंसेक्स आ जाएगा, आपके सामने शेयर की प्राइस आ जाएगी। अब मजेदार बात यह है, हमें क्या समझना है, पीई को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। हमारा सेंटीमेंट कैसा है यह प्रभावित होता है। महंगाई कैसी है, महंगाई कम है तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी, महंगाई ज्यादा है तो ब्याज दरें कम हो जाएगी, और उसी अनुपात में हमारा सेंटीमेंट बदलेगा और उसी अनुपात में शेयर्स की कीमत बदल जाएगी। दूसरा है हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, रिस्क लेने की इच्छा कितनी है। जब युद्ध होते हैं, ट्रंप साहब की कोई खबर आती है, आपको लगता है कि बारिश नहीं होगी, आपको लगता है कि जीवन में तनाव हो रहा है, इकोनॉमी में तनाव हो रहा है, तो आप कम कीमत देना चाहते हैं, आपका रिस्क कम हो जाता है, आप कीमत कम देना चाहते हैं, और बाजार के अंदर सेंटीमेंट खराब होने से शेयर प्राइस गिरने लगती है। तीसरा, बाजार के अंदर डिमांड कितनी है उस शेयर को खरीदने के लिए, उस शेयर को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं या ज्यादा लोग उस शेयर को बेचना चाहते हैं, इससे भी आपका सेंटीमेंट प्रभावित होता है, पी वैल्यूएशन प्रभावित होती है। ईपीएस को कौन प्रभावित करता है? ईपीएस को प्रभावित करता है जीडीपी ग्रोथ रेट क्या आ रही है, ईपीएस को प्रभावित करता है कि बिजनेस ग्रोथ क्या आ रही है, ईपीएस को प्रभावित करता है कि कंपनी की बिक्री कितनी हो रही है, ईपीएस को प्रभावित करता है कि कंपनी इनोवेशंस कितनी कर रही है, ईपीएस को प्रभावित करता है कि कंपनी जो कैपिटल बाजार से उठा रही है क्या उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है या ब्याज कम देना पड़ रहा है, और इसको निर्धारित करता है कि वो अपनी किस क्षमता से, उसकी जो क्षमता है, खर्चा कितना कर रही है कंपनी और बिक्री कितनी कर रही है, उसको मार्जिन्स बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बोलते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स बोलते हैं। वो किस क्षमता के साथ कंपनी काम कर रही है वो आपके एपीएस को प्रभावित करती है। इस वीडियो का अभी ये चर्चा का हमारा अपेक्षा नहीं है, अभी हम ये बात नहीं करेंगे, हम आगे कभी और बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। मोटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर की वैल्यू कैसे तय होती है। लेकिन एक मजेदार चीज आपको कहना चाहता हूं, ज्यादातर बाजार रोज क्या कर रहा है ये हमारे सेंटीमेंट में निर्भर करता है, क्योंकि कंपनी की बिक्री और कंपनी के मुनाफे की खबरें रोज नहीं आती हैं, कभी नहीं आती है, पर बाजार तो पल पल ऊपर नीचे होता है। तो बाजार ये जो पल पल ऊपर नीचे होता है इसको कौन तय करता है? इसको हमारा सेंटीमेंट तय करता है। तो हमने क्या समझा था, मार्केट रिटर्न या शेयर प्राइस इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन पीई मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। उसी से तो बाजार की शेयर की प्राइस बनती है। अब आज शेयर की प्राइस कौन तय करेगा? मेरा मूड तय करेगा, और 10 साल के अंदर शेयर की प्राइस कौन क्या करेगी इसको कौन तय करेगा? इसको ईपीएस तय करेगा। ये भेद अगर आपके समझ में आ गया तो आप इक्विटी के चैंपियन बन जाएंगे, और इसी भेद को बहुत विस्तार से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। गौर कीजिएगा, दावा करता हूं, चुनौती पेश करता हूं, कहीं और ना देखने को मिलेगा ना समझने को मिलेगा। आइए समझते हैं। शेयर प्राइस इज इक्वल टू सेंटिमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट ग्रोथ। टेक्निकल बात करूं, शेयर प्राइस इज इक्वल टू पीई वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। तो दोनों की बात करते हैं। मैं शेयर प्राइस की जगह सेंसेक्स की बात करूंगा। सेंसेक्स में भी जो 30 शेयर्स हैं, आपके सामने चार्ट है, चार्ट को ध्यान से देखिएगा। 2015 में क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है, 2015 की क्लोजिंग है। सेंसेक्स क्लोज हुआ था 26,118, 26,118। गिरते पड़ते 2026 कल तक ये बढ़ के हो गया 78,639। अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि पिछले 10-11 सालों के अंदर ये 26,000 से बढ़ के 78,000 के आसपास हो गया। हर साल का पी वैल्यूएशन मैंने आपके पास में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2015 में पी वैल्यूएशन 19.83 था, आज पी वैल्यूएशन 20.98 है। ईपीएस है 1317। 2015 में ईपीएस 1317 था सेंसेक्स का, जो आज बढ़ के 3748 हो गया है। अगर आप इस 3748 को 20.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने सेंसेक्स की प्राइस आ जाएगी जो 78,639 है। क्या मतलब हुआ? 78,639 जो सेंसेक्स है ये गुणा है
प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन सेंटिमेंट का और इन 30 कंपनियों के अर्निंग्स का, दोनों मिलके सेंसेक्स को बनाते हैं। मैंने यहां पर क्या किया है कि आपके सेंसेक्स की हर साल कितनी घटत और बढ़त हुई है। तो 2015 के अंदर 26,118 का सेंसेक्स बढ़कर 26,626 हो जाता है, मतलब 2% से सेंसेक्स बढ़ता है। लेकिन जो हमारा सेंटिमेंट है, जो हमारा पी वैल्यूएशन है, वो 19.83 से बढ़ के 20.88 बढ़ जाता है। इसका मतलब पीई के अंदर 5% की बढ़त होती है, हमारा सेंटिमेंट 5% से पॉजिटिव हो जाता है। और ये तब हो रहा है जब ईपीएस 2015 में जो 1317 था वो गिर के 1275 हो जाता है। ईपीएस के अंदर -3% की गिरावट है। कितनी अजीब सी बात है। हम अमूमन क्या मानते हैं कि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो बाजार बढ़ता है, पर 2015 से 16 के बीच में सेंसेक्स का अर्निंग पर शेयर 3% से कम हुआ, लेकिन बाजार फिर भी 2% बढ़ा। क्यों 2% बढ़ा? क्योंकि पी वैल्यूएशन 5% से मजबूत हो गया। यही वो खास बात है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने हर साल आपको बताया है कि किस साल आपको जो रिटर्न आया है वो रिटर्न सेंटिमेंट के बढ़ने की वजह से आया है या वो रिटर्न ईपीएस के बढ़ने की वजह से आया है। अब ध्यान से देखिएगा, 2015 से लेकर 2026 तक की हम बात करेंगे। 2016 के अंदर 5% ईपीएस बढ़ा था, -3% सेंटिमेंट बढ़ा था और ईपीएस -3% से घट गया था। 2017 के अंदर बाजार के अंदर 6% का, बाजार के अंदर आप देखिए 28% का रिटर्न आया था। इस 28% रिटर्न के अंदर 22% के कंट्रीब्यूशन किया था पी वैल्यूएशन ने और 6% का कंट्रीब्यूशन किया था अर्निंग पर शेयर ने। मतलब यहां पर भी आपका सेंटिमेंट अच्छा था। अब आपको याद दिलाता हूं सेंटिमेंट अच्छा क्यों था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो गया था, कैश कमजोर होने लगा था, लोगों के पास बैंक में पैसा आने लगा था, बैंक में ज्यादा पैसा आने की वजह से ब्याज दरें कम होने लगी थी और ब्याज दरें कम होने की वजह से आपका सेंटिमेंट अच्छा होने लगा था और आपने शेयर्स खरीदना शुरू किया था। व्यापार में ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, पर आपके शेयर खरीदने की इच्छा बढ़ रही थी, इसीलिए पी वैल्यूएशन बढ़ा और देखिए बाजार 28% बढ़ गया। इस 28% बाजार बढ़ने में हमारे सेंटिमेंट का जो रोल था वो 22% था। अब मजेदार बात देखिएगा, 2018 के अंदर हमारे बाजार ने 6% का रिटर्न दिया। ये तब दिया जब पी -6% था। फिर बाजार 6% का रिटर्न क्यों आता है? क्योंकि ईपीएस 11% से बढ़ जाता है। एक और मजेदार साल आपको बताता हूं, 2021 का साल आप देखिए, इसमें आपका सेंटिमेंट -12% से कमजोर होता है, पर ईपीएस 34% से बढ़ता है, तो बाजार आपको 29% का रिटर्न देता है। मैंने इस चार्ट में हर साल आपको बताया है कि हर साल सेंटिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है और हर साल ईपीएस का कंट्रीब्यूशन कितना है। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है, भाई इक्विटी में पैसा कैसे बनाऊंगा। कभी सेंटिमेंट कमजोर होता है, कभी सेंटिमेंट ऊपर जाता है, कभी सेंटिमेंट नीचे आता है, कभी पी वैल्यूएशन ऊपर जाता है, कभी पी वैल्यूएशन नीचे आता है। क्या इसकी कोई दिशा है? इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं। आप देख सकते हैं 2015 में पी ग्रोथ 5% होती है, 2017 में पी ग्रोथ 21% होती है, 2018 में पी ग्रोथ -6% होती है, फिर 10% से ग्रोथ होती है, फिर 29% से ग्रोथ होती है, फिर 17% से रीग्रोथ होती है, फिर 15% से रीग्रोथ होती है, फिर 8% की ग्रोथ होती है, फिर -11% की ग्रोथ होती है। बताइए आप क्या समझाएंगे किसी को? क्या हो रहा है आपके सेंटिमेंट के साथ? कोई दिशा है? कोई दिशा समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि सेंटिमेंट अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? सेंटिमेंट की सबसे बुरी बात यह है कि अचानक अच्छा हो सकता है, अचानक खराब हो सकता है, पर सेंटिमेंट मेरे शेयर प्राइस को प्रभावित करता है। तो मैं कैसे शेयर में निवेश करूं? मेरी हिम्मत कैसे होगी शेयर में निवेश करने के लिए? अगर यह बाजार सेंटिमेंट की वजह से ऊपर नीचे होता है तो मैं कैसे निवेश करूं? आपकी इस उलझन को मैं दूर करता हूं। यहां पर मैंने आपको हर साल का बाजार दिखाया है। इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर बाजार क्या करेगा ये आपके सेंटीमेंट पे निर्भर करता है, पर लॉन्ग टर्म में बाजार क्या करेगा ये आपके अर्निंग पर शेयर पे निर्भर करता है, बैलेंस शीट पे निर्भर करता है। यहां सेंटीमेंट का कोई रोल नहीं है। साबित करूं? आइए चलते हैं। यहां पर हम क्यूमुलेटिव बात करेंगे। वही बाजार है, वही सेंसेक्स है, वही पी वैल्यूएशन है, वही ईपीएस है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव बात कर रहे हैं। मतलब 2015 से 2016, 2015 से 2017, 2015 से 2018, 2015 से 2019, 2015 से 2020 और 2015 से 2026।
लगातार। अब 2015 से 2026 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2015 में पी वैल्यूएशन था 19.83, 2026 में पी वैल्यूएशन हो गया 20.98। कितनी बढ़त हुई वैल्यूएशन में? सेंटीमेंट में। आपके सेंटीमेंट की बढ़त कितनी है? आपके सेंटीमेंट की बढ़त है मात्र 82%, मात्र 82%। कंट्रीब्यूशन, सॉरी कंट्रीब्यूशन, बढ़त नहीं, कंट्रीब्यूशन कितना है? 82%। लेकिन आपके अर्निंग पर शेयर का कंट्रीब्यूशन है 219%। आपका बाजार 300% का रिटर्न दे रहा है। आपका बाजार 300% का रिटर्न क्यों दे रहा है? क्योंकि आपकी अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो करीब करीब 285% की ग्रोथ हुई है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सोचिए आप। आपकी पी वैल्यूएशन की ग्रोथ हुई है 100 से बढ़ के केवल 106%, केवल 106%। आपके पी वैल्यूएशन की ग्रोथ 6% हुई है, केवल 6% ग्रोथ हुई है। और आपके अर्निंग पर शेयर में 285% ग्रोथ हुई है। और 285% ग्रोथ होने की वजह से 285 के अंदर आप 6% पी वैल्यूएशन की ग्रोथ को जोड़ दीजिए तो आपका सेंसेक्स आ जाता है ग्रोथ ऑफ 301%। हमें क्या बात समझ में आई? अगर आप हर साल बाजार को नहीं देख के 10, 12, 15 साल में बाजार को देखेंगे तो आपने कितना पैसा बनाया, इस बात से तय नहीं होता है कि सेंटिमेंट कैसा है, इस बात से तय होता है कि कंपनियों का मुनाफा कितना बढ़ता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको नजर सिर्फ इस बात पर रखनी है कि कंपनी के मुनाफे के साथ क्या हो रहा है, आपको नजर इस बात पे नहीं रखनी है कि पी वैल्यूएशन क्या हो रहा है। हां, ये बात मैं आपको निसंकोच कहूंगा कि अगर सेंटीमेंट भी अच्छा होता है और ईपीएस भी बढ़ता है तो बाजार बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसको री रेटिंग ऑफ सेंटीमेंट कहते हैं, पी वैल्यूएशन री रेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर पी वैल्यूएशन खराब भी हो जाए लेकिन आप लंबा रुकते हैं और मुनाफा बढ़ता रहता है, तब भी आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। और इसीलिए इक्विटीज को लॉन्ग टर्म एसेट कहते हैं। तो अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आप इक्विटीज पर निवेश कर रहे हैं, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, तो पहली शर्त उसकी क्या है कि मैं यात्रा लंबी रखूंगा, बीच में यात्रा को बंद नहीं करूंगा, लगातार यात्राएं करूंगा और म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करूंगा। क्योंकि शेयर डूबते हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं डूबते हैं। याद है ना वो आपको होमवर्क? वो होमवर्क जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये 10 साल का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको पिछले 40 साल का चार्ट भी बना के दिखा सकता हूं, मैं आपको पिछले 30 साल का चार्ट भी बना के दिखा सकता हूं। जितना लंबा आप जाएंगे उतना पी वैल्यूएशन का रोल खत्म हो जाएगा और उतना ईपीएस का रोल बढ़ जाएगा और फिर आप कभी इक्विटी से घबराएंगे नहीं। तो दोस्तों, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि टाइम इज द ओनली रियल रिस्क रिड्यूसर इन इक्विटीज। अगर आपको इक्विटीज में रिस्क को खत्म करना है तो टाइम को बढ़ाना है। और खूबसूरती के साथ, बहुत आसानी से आपको बात समझ में आएगी। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करता हूं। ये 1991, जनवरी 1991 से लेके मैंने 2000 अप्रैल 24 तक की बनाई है। इतनी लंबी दूरी के लिए 36 सालों का मैंने आपके सामने ये चार्ट बनाया है। 36 सालों का ये चार्ट देखिए। इसके अंदर मैं आपको 1 साल का नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि 1 साल बहुत छोटा पीरियड है। 3 साल से लेके 20 साल का पीरियड दिखा रहा हूं। और ये रोजाना का बाजार मैंने लिया है, डेली बाजार मैंने लिया है, डेली रिटर्न मैंने लिया है। और डेली रिटर्न की बात मैं कर रहा हूं और इसको मैं रोलिंग किया है। 3 साल का मतलब है कि पिछले 36 सालों में हर 3 साल, एक दिन मैंने 1 जनवरी 91 में इन्वेस्टमेंट किया, 1 जनवरी 94 में पैसा निकाला, 2 जनवरी 91 में पैसा जमा किया, 2 जनवरी 94 में पैसा निकाला, 3 जनवरी 91 में पैसा जमा किया, 3 जनवरी 1994 में पैसा निकाला। इस तरह से हर दिन का मैंने निकाला है। तो अगर मैं 3 साल की बात करता हूं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत भाग्यशाली होता है, एक दुर्भाग्यशाली होता है। जो भाग्यशाली है, इसमें मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति की बात करूंगा और इसमें मैं सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की बात करूंगा। एक व्यक्ति ऐसा दिन निवेश करता है कि उसके दिन 3 साल तक बाजार भागता रहता है, गिरता ही नहीं है, बिल्कुल भागता रहता है। ऐसे व्यक्ति का पिछले 36 सालों में जो मैक्सिमम रिटर्न आया है 3 सालों में, वो 60.2% आया है भाग्यशाली व्यक्ति का। और जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है उसको 19.9%, 20% का नुकसान हो गया। देखिए, दोनों ने ही 3 साल के लिए पैसा रखा। एक आदमी ने इस बाजार में 60% पैसा कमाया तो एक आदमी ने 20% पैसा खो दिया।
अब ये 3 साल की कहानी है। इसी इन्वेस्टमेंट को आप 91 में डाल के 94 में निकाल रहे हैं, इसकी जगह आप 91 में डाल के 96 में निकालिए। 5 साल तक पैसा रखिए। अगर आप 5 साल तक पैसा रखते हैं तो आपका जो मैक्सिमम रिटर्न है 60%, ये गिर के 23% हो जाता है। देखा आपने, एवरेज की तरफ जा रहा है, रिवर्सल टू मीन एवरेज की तरफ जा रहा है। 60% से गिर के 23% हो गया। और वही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ में क्या हुआ, 3 साल में उसको 20% का नुकसान हो रहा था। 5 साल में जो सर्वाधिक नुकसान हुआ है, इतिहास में सर्वाधिक नुकसान 36 सालों में सबसे दुर्भाग्यशाली निवेशक का जो हुआ है वो 11.7% है। तो हमने 2 बातें देखी, वक्त बढ़ाने के साथ में मैक्सिमम रिटर्न की संभावना कम हो रही है और मिनिमम रिटर्न बढ़ रहा है, और दोनों के बीच का अंतर कम हो रहा है। दुर्भाग्यशाली और भाग्यशाली के बीच का अंतर कम हो रहा है। चलिए इसको 5 साल से बढ़ा के 7 साल कर देते हैं। 7 साल में मैक्सिमम रिटर्न 23% से गिर के 21% हो गया है, और मिनिमम रिटर्न -11% से कम होकर 3.6% हो गया है। 10 साल में आप देखिए मैक्सिमम रिटर्न 17.4% हो गया है। 15 साल के अंदर आप देखिए मैक्सिमम रिटर्न और भी कम होकर 16.4% हो गया है। 20 साल अगर कोई पैसा रखता है, जो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, उसका रिटर्न कम होकर 14.1% हो गया है। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है उसका रिटर्न ज्यादा दूर नहीं है, उसका रिटर्न 9% के आसपास हो गया है। अगर मैं इसको 25 साल करूंगा तो दोनों का अंतर और कम हो जाएगा। अगर मैं इसको 30 साल करूंगा तो इसका अंतर और कम हो जाएगा। मैं एक चुनौती देता हूं, दावा पेश करता हूं, आप अपने एंड पे जरूर कीजिएगा। तीसरा होमवर्क आपको दे रहा हूं, समय बढ़ाते जाइए और आप देखेंगे एक दुर्भाग्यशाली इन्वेस्टर है, एक भाग्यशाली इन्वेस्टर है। वो जितना लंबा निवेश करते हैं, दोनों के बीच के भाग्य का फैसला उनका भाग्य नहीं करता है, देश और समाज का भाग्य करता है, और दोनों के बीच के रिटर्न का अंतर कम होता चला जाता है। तो जितना लंबा आप निवेश करेंगे उतना पी वैल्यूएशन का इंपैक्ट खत्म होता चला जाएगा, उतना ईपीएस का इंपैक्ट बढ़ता चला जाएगा। ये वो खास बात है जो हमें समझने की जरूरत है। तो मोटी बात हमें क्या समझ में आई है, इक्विटी इसमें सर्वाधिक पैसा बनता है, जो मैंने आपसे बताया था शाश्वत सत्य है, एटर्नल ट्रूथ है। जो पैसा इक्विटीज पे आप बना सकते हैं, कहीं नहीं बना सकते हैं। पर कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आप केवल विमान से यात्रा नहीं करते हैं, आप घर से विमान में बैठ के जहां आपको जाना है वहां आप विमान पे नहीं उतरते हैं, आप पैदल भी इस्तेमाल करते हैं, आप टैक्सी भी इस्तेमाल करते हैं, आप मेट्रो भी इस्तेमाल करते हैं, आप ऑटो भी इस्तेमाल करते हैं, तब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो अगर आप इक्विटी को एसेट एलोकेशन में डेट और गोल्ड की मदद लेते हैं तो ये आपके लिए पैसा बनाने का सबसे उत्तम मार्ग प्रदान करती है। सबसे पहली चीज, इक्विटीज गैम्बलिंग नहीं है, इक्विटीज व्यापार का विस्तार है, समाज का विस्तार है, इकोनॉमी का विस्तार है। और विस्तार का प्रभाव देखने के लिए आपको सेंटिमेंट का प्रभाव कम करना है, और सेंटिमेंट का प्रभाव कम करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। तीसरी चीज, इक्विटीज बहुत ज्यादा रिस्की उनको नजर आती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते हैं। ये जो वोलेटिलिटी बाजार का रोजाना का उतार चढ़ाव है ना, ये हार्ट बीट है। अगर हमारी हार्ट बीट है तभी हम जिंदा हैं, यही हमारे बाजार को जिंदा रखती है। किसी और वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तीसरी चीज, ये उत्तम बात है कि अगर आप कम सेंटीमेंट पे, कमजोर सेंटीमेंट पे, इसका मतलब लो पी वैल्यूएशन पे अगर आप खरीद रहे हैं तो आपकी ज्यादा रिटर्न की संभावना बढ़ती है। बात सही है, पर हमेशा आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि सेंटीमेंट कब कमजोर है, क्योंकि जब भी सेंटीमेंट कमजोर होगा तो आपका सेंटीमेंट भी कमजोर होगा और आप निवेश नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यह है कि आप मार्केट को टाइम ना करें, आप मार्केट को टाइम दें। जितना लंबा समय आप बाजार को देंगे उतना आपके निवेश में रिटर्न की संभावना बढ़ती चली जाएगी। और सबसे आखिरी बात, फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म में सेफ होते हैं, लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो महंगाई को नहीं हरा पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर दिखाया था। एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात कह के आपको मैं खत्म करता हूं कि इस बाजार के अंदर अगर आपको नुकसान हुआ है तो वो नुकसान इसलिए नहीं हुआ है कि इक्विटीज ने खराब किया है, वो नुकसान इसलिए हुआ है कि आपने सही बिहेव नहीं किया है। इस बाजार में निवेश करके अगर आप एसेट एलोकेशन करते हैं, प्लानिंग करते हुए सर्वाइव करते हैं, लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो आप जरूर पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन प्रयास में वैल्यू एडिशन है। हम ह्यूमंस मिलके उद्योग धंधे इस तरह से करते हैं कि अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी को इकोनॉमिक प्रोग्रेस करते हैं। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो अंडरलाइन सत्य है जिसके आधार पर इक्विटीज की वैल्यूएशन तय होती है। हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इक्विटीज की वैल्यूएशन समझनी है, आपको प्राइस नहीं समझना है। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपको
स्पेकुलेटर नहीं बनना है, आपको इन्वेस्टर बनना है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि उस XYZ कंपनी का जो शेयर आपने खरीदा था उसके साथ आप क्या करेंगे। वही तय करेगा कि आप कौन हैं। कमेंट में हम अच्छी तरह से भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत सी बातें आपसे करनी है, पर इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा। इक्विटीज किस प्रकार की होती हैं, इक्विटीज में निवेश कैसे किया जाता है, कैटेगरी ऑफ फंड्स कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजीज कौन सी होती हैं, ग्रोथ, वैल्यू, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सेक्टोरल इन्वेस्टिंग, थीमेटिक इन्वेस्टिंग, न जाने कितनी इन्वेस्टिंग है। हर तरह की बातें मैं आपसे करूंगा। जैसे जैसे इस मास्टर क्लास में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप कैसे चुनें, राइट इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिस्क क्या होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड को चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। हर बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन हर बात समझने में मुझे सालों साल लगे हैं। इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाएंगे एक वीडियो में। हमें बहुत सी वीडियोस बनाने होंगे। उम्मीद करूंगा कि आप हर वीडियो में जुड़ेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि तभी आप मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस निवेदन का ध्यान रखेंगे। आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान जरूर रखिएगा और उनका ज्यादा ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।